तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 08 के नाम से। ठीक है जी। तो आप सभी को पता है कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है वो अभी चल रहा है। ठीक है। तो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है ना। तो सॉरी। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट डेली लगाते रहना है। जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो तो डेली लगाते रहिए मॉक टेस्ट। ठीक है। अभी इन्होंने डेली प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए हैं, तो उनको भी लगाते रहना आप। ठीक है। और मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। टाइम का इशू ज़्यादा रहता है, इस वजह से हो सकता है सारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है। खैर, तो आज हम लगाएंगे लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त चल रहा है टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 08 के नाम से। इससे पहले के भी जो मॉक टेस्ट है ना, उनके सॉल्यूशन हमने देख रखे हैं। तो उनके अगर सॉल्यूशन आपको देखने हैं इससे पहले वाले मॉक टेस्ट के, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इससे पहले के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट की। हम्म। चलिए मॉक टेस्ट शुरू हो गया। तो आप सबको पता है कि जो अब नया पैटर्न है, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में है और ग्रेजुएशन वाले लेवल में नहीं था, कि आपका जो, एक सेकेंड, जो आपका सेक्शन वाइज डिवीजन जो था वो ग्रेजुएट लेवल में नहीं आ रहा था, इसमें आ रहा है अंडर ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग करते हैं, और उसके बाद एंड में जीके जीएस करते हैं। ठीक है। जीके जीएस के लिए हम टारगेट बना के चलते हैं कि 15 मिनट या उससे ज़्यादा समय हमारे पास बचना चाहिए, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा ही बच जाता है। ठीक है। और बाकी समय में हमें मैथ्स और रीजनिंग को ख़त्म करना होता है। ठीक है। तो मैथ्स से शुरुआत करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन पढ़ लेना। बाकी मेनली हम हिंदी में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। चलिए, 139 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत भार इतना है। यदि प्रबंधक का भार शामिल किया जाता है तब औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रबंधक का भार ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो 139 खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसमें एक व्यक्ति और आ गया। ठीक है ना। इन सब का 89 था। जो एक व्यक्ति आया, अगर वो खाली 89 लाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 89 ये सब थे, 89 ये हो गया, तो एवरेज 89 रहा। बट इसने कहा कि ये जो व्यक्ति आया, इसके आने से एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो ये आया तो 89 तो लेके ही आया, तो बाकी इन सभी के लिए एक एक और एक्स्ट्रा लेके आया। तो जब ये आ गया तो कितने बंदे हो गए, 140 हो गए। तो ये 89 तो ला ही लाया, 140 और एक्स्ट्रा लाया ताकि सबको एक एक और बांट दे और एवरेज एक बढ़ा दे। तो 9 8 4 12, दो और एक, सॉरी, एक और एक, दो। ठीक है। एक सेकेंड। 229, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो बताना है आपको। एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण का योग हमेशा एक अधिक कोण होगा। समकोण 90 का है, इसमें कितना 1 डिग्री भी जोड़ देंगे तो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक बात है। दो न्यून कोणों का योग सदैव एक समकोण से कम होता है। तो अगर मैं 45 46 जोड़ दूं तो ये तो 91 हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा होगा, तो ये वाला गलत हो गया। समझ पाए। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गलत ही पूछा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इसे इतने रुपए में बेचा जाता है। इसे उसी अंकित मूल्य पर इतने परसेंट की छूट देकर
बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसने बोला क्रय मूल्य 800 रुपये, अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी और इतने रुपए का हो गया ये। तो ये कितने का हो गया, 844.844.80 इतने रुपए का हो गया। कब? जब मार्क प्राइस पर 12% की छूट दी। तो मार्क प्राइस 100% रहा होगा, उस पर 12% की छूट दे दी तो वो कितना परसेंट बचा, 88% बचा। तो 88% की वैल्यू ये दे रखी है, जब मैं इंटू 100 कर दूंगा तो 100% मार्क प्राइस आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, यदि उसी अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी जाए तो इस पर 12.5% मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो अगर 8 में से 1 की छूट दे दूं तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो इसके 7/8 में बेचना पड़ेगा। तो ये बताना है, तो ये चीज़ हमारी क्या आ गई थी, मार्क प्राइस आ गई थी। इस पर हमने 1/8 की छूट दे दी तो 7/8 में बेचना है, तो इसका 7/8 निकालना है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो ये पॉइंट हटा दीजिए, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, तो 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो ये खत्म। तो 11 अट्ठे 88, 8 4 12, 8 4 12 कट जाएगा, 11 सत्ते 77, 4 और 3 7, 11 छः 66, 11 अट्ठे 88, 8 नीम 72 और 4 8 छिंग 48। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 12 सत्ते 84, 840। तो उसे 840 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा अगर वो 12.5% की छूट देता है तो। ठीक है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 है। तो 800 रुपये की चीज़ 840 में बिक रहा है तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40, तो 5% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 विषय में रवि के औसत अंक कितने हैं, लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से 23 दर्ज कर दिया गया था, तो वास्तविक औसत कितना होगा। तो भाई जो 43 था उसको 23 लिख दिया, अब एक्चुअल में 43 लिखना पड़ेगा, सही तो 43 है, उसकी जगह 23 लिखा गया था। तो कितना कम लिखा गया था, 20 कम लिखा गया था। तो अब आपको 43 करना है तो 20 बढ़ाना पड़ेगा ना, तो आपको 20 बढ़ाना पड़ेगा इसमें सम में। तो जब 150 में 20 जोड़ेंगे आप, ठीक है, तो यानी 5 विषय हैं। अब 5 विषयों में 20 को इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो तो वो सेम एवरेज बन जाएगा, 150 तो इसके पास है पांचों में। अब 20 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 सब्जेक्ट में तो 4 4 और बढ़ जाएगा, तो 4 4 सबके पास चला जाएगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 154। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्किमिडीज की वार्षिक आय बेनोइट की आय से 50% अधिक है और बेनोइट का व्यय है आर्किमिडीज की आय की तुलना में 25% कम है। यदि आर्किमिडीज की आय बेनोइट के व्यय से 125% अधिक है तो आर्किमिडीज और बेनोइट के बचत का अनुपात कितना है बताना है। आर्किमिडीज है एक तो, और एक बेनोइट है। आर्किमिडीज की आय बेनोइट की आय से 50% अधिक है, तो बेनोइट की आय अगर 100 है तो आर्किमिडीज की आय 150 है, 50% अधिक है। और बेनोइट का व्यय आर्किमिडीज की तुलना में 25% कम है। ठीक है, आर्किमिडीज की आय बेनोइट की आय से 125% अधिक है, तो ये इनकम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो आर्किमिडीज है इसकी इनकम बेनोइट के व्यय से 125% अधिक है, तो यहाँ मैं कंजप्शन लिख लेता हूँ। तो इससे करते हैं, इससे बनाते हैं। तो इसने बोला कि अगर कंजप्शन बेनोइट का 100 है तो बेनोइट के कंजप्शन से यानी बेनोइट के व्यय से 125% अधिक क्या है, ये है आपका, एक सेकेंड, क्या है ये, इनकम है आर्किमिडीज की, है ना। आर्किमिडीज की आय बेनोइट के व्यय से 125% अधिक है, तो इसका 125% अधिक कितना हो जाएगा, 100 तो है ही, 125% और हो गया तो 225 हो गया इसका। इसको भी मिटा लेते हैं अभी, है ना। तो अगर इसका कंजप्शन 100 है तो आर्किमिडीज की आय इतनी होगी, इनका रेशियो कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 निम 45। तो इसको मिटा देते हैं, रेशियो में लिख देते हैं इसको। ठीक है, 9 और 4, ये 9 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसने ये बोला है कि आर्किमिडीज की आय बेनोइट की आय से 50% अधिक है, तो ये जो है ये इसकी आय से 50% अधिक है, यानी कि 9 जो है ये 150% है। तो 100% कितना हो जाएगा, 25, 50 दूनी 100, 50 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6। बेनोइट की इनकम कितनी हो जाएगी, 6, इससे 50% अधिक किसकी हो गई, आर्किमिडीज की हो गई। ठीक है, सही बात है। अब आगे क्या बोला इसने, आर्किमिडीज की तुलना में 25% कम है क्या,
बेनोइट का व्यय, बेनोइट का जो व्यय है ये आर्किमिडीज की तुलना में 25% कम है। अगर आर्किमिडीज का व्यय 100% है तो ये 75% है बस। और 75% की वैल्यू 4 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 चौका 100, 25 3 75, 4 चौक 16/3 हो जाएगी इनकी ये। अरे यार ये क्या हो गया, आज हमने इरेजर हटा दिए इस वजह से। ठीक है, ये इसका कंजप्शन हो गया। अब देखो फ्रैक्शन में दिक्कत होगी तो आप क्या करो, सब इसमें से फ्रैक्शन हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई सब में कर दो। ठीक है, सब में 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 27, ये 16 हो गया और ये 12 हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या है? इन दोनों की बचत का अनुपात। तो ये सेविंग क्या हो जाएगी इनकी? इसकी इनकम कितनी हो गई? 27 हो गई। और इसकी इनकम कितनी हो गई? 18 हो गई। 27 रुपये में 16 तो ही खर्च कर रहे हैं तो बचा कितने रहा होगा? 11 रुपये बचा रहा होगा। ठीक है, ये 18 रुपये कमा रहा है और 12 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा होगा? 6 रुपये बचा रहा होगा। पूछा गया आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज की बचत कितनी है? 11 है। और बेनोइट की बचत कितनी है? 6 है। तो 11 और 6, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आसान और अच्छा क्वेश्चन। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्ग का योग इतना है। तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है? तीन संख्या दे रखी है आपको, वैसे तो बहुत आसान है बट आप देख लो, कर लो ऐसे। 2x मान लो इसको, 3x मान लो इसको और इसको 6x मान लो। ये तीन संख्या हो गई। इनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है आपको, है ना, वर्ग का योगफल दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 9x² प्लस 36x² बराबर कितना दे रखा है आपको? 441। तो कितना हो जाएगा ये? 10 3 13। और ये कितना हो गया? 49। ठीक है यार, आज ही रेजर की वजह से दिक्कत हो रही है बहुत। तो ये हो गया आपका कितना? 49 हो गया। हम ये 10 13 6 3 9, ये 4, 49x² बराबर कितना हो गया? 441 हो गया। ठीक है, तो x² बराबर कितना आ गया? 441/49। ठीक है, तो 7 7 49, 7 6 42, 7 21, 7 9 63। तो x² अगर 9 है तो x बराबर कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ठीक है, पूछा गया आपसे सबसे बड़ी संख्या, तो 6 है सबसे बड़ी संख्या, तो ये 6x हो जाएगा। तो 6 3 18, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बोला इसने? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु में ढाला जाता है। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? ठीक है, एक गोला है, उसको पिघला के शंकु बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कितने शंकु बनाए जाएंगे? x शंकु बनाए जाएंगे, ऐसा मान लो आप। तो जो गोला पिघलाया जाएगा ना और जो शंकु बनाए जाएंगे, तो जो गोले का आयतन है वो बराबर होगा जितने भी सभी शंकु बनाए गए उन सभी शंकु के आयतन के बराबर, है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ बराबर कितना होगा? एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, है ना। तो ये एक शंकु का आयतन है, हमने x शंकु बनाया तो इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दो, पहले ये कट गया, पाई से पाई कट गया। तो 4 इंटू r³ कितना है? गोले की आर कितनी है? 5। तो 5 5 25 125 बराबर इसकी आर कितनी है? शंकु की आर 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? r² 1 और ये 2 कितना आ गया? 2 इंटू एक्स। तो ये 2 नीचे चला गया, 2 दूनी 4, 125 दूनी कितना आ गया? 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर जा सकती है। यदि 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल इतने और धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर जा सकती है। स्थिर जल में नाव की गति बतानी है। स्थिर जल में नाव की गति मतलब एक्स आपको बतानी है। ठीक है, क्या बोला इसने? एक बार और अच्छे से पढ़ लो इसको। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। ठीक बात। 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, दो इक्वेशन दे दी और आपको इसको हल करना है। देखो क्या बोला इसने कि एक बार तो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम और प्रतिकूल होता है अपस्ट्रीम। तो 60 किलोमीटर गई वो, और कितने किससे गई? नाव किससे गई भाई? अनुकूल, यानी कि डाउनस्ट्रीम गई, प्लस 40 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गई, बराबर टोटल टाइम टाइम कितना लग गया इसको? 12.5 घंटे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी इक्वेशन में इसने क्या बोला कि भाई
84 किलोमीटर तो वो अनुकूल गई डाउन स्ट्रीम, प्लस 63 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गई, और कुल मिला के इसको टाइम लगा 18 घंटे 54 मिनट। तो इसको एक बार घंटे में कन्वर्ट कर लो। देखो 18 घंटे 54 मिनट यानी कि 54/60 घंटे। तो 6×9 = 54, 6×6 तो 18 दाम 180 और 189/10 यानी कि 18.9। तो 18.9 यानी 18.9 घंटे इसको लग गए। ठीक है, 18.9 घंटे। तो इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ऐसे सवालों के बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग, कुछ शॉर्ट ट्रिक के नाम पे, काफ़ी लेंदी तरीके भी करते हैं शॉर्ट ट्रिक के नाम पे कि एक को इक्वल कर लो ऐसे करके। नहीं, इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपको पता है? 60 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 1/d से हो रही है। अगर आप इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 60 × 1/d लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? 14 × 1/u लिखा हुआ है। सेम ये 84 × 1/d लिखा हुआ है। ये 63 × 1/u लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, इसमें 1/d को x मान लो, सॉरी x तो ऑलरेडी होता है ना इसमें, तो a मान लो। ठीक है, तो इसको a मान लो आप, और 1/u को b मान लो। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो। 1/d की जगह a लिख दो, 1/u की जगह b लिख दो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं पुट इसको। ठीक है, हम जल्दी जल्दी से इसको मिटाते हैं और यहाँ पे पुट कर देंगे। d की जगह d, u की जगह u। ठीक है, तो यहाँ पे 1/d था तो ये a हो गया, और ये a हो गया, और ये b हो गया, और ये b हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको। तो इक्वल बनाना है इसको, तो इक्वल कैसे बनाएंगे? किसी एक को इक्वल बनाना है, तो ये दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है। तो 60 में किसकी मल्टीप्लाई की जाए या 84 बन जाए? तो 60 × x बराबर 84। तो x बराबर 84/60 यानी 12×5 = 60, 12×6 = 84। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 7/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 60 में। तो इसमें 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 84a बन गया। ठीक है, सेम 7/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया? 8×7 = 56b बन गया ये। ठीक है, इसमें 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 5×2 = 10, 5×5 = 25, 25×7 = 175। तो 17.5 बन गया ये। ठीक है, अब ये ऊपर वाला खत्म। ठीक है, ठीक है, ख़त्म मत करो, बाद में यूज़ भी हो सकता है। अब देखो इसको ख़त्म करना है ना, एक को तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो ये ख़त्म। 63 में से 56 गए, कितना बचा? 7b बचा माइनस का, बराबर इसमें 17.5, 18.5, 1.4 बचा माइनस का। तो माइनस से माइनस खत्म, b बराबर कितना आ गया आपका? 1.4/7, 0, 4 एकम 4, 4×5 = 20। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू निकाल लो। जैसे यहीं पे पुट कर देते हैं, है ना, यहाँ पे पुट कर देते हैं जहाँ पे ये किया था। 1/5 इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? b की वैल्यू आई है ना, तो b को हटा देते हैं। तो b को हटा दिया, 1/5 लगा दिया, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये 8 इधर चला गया तो 12.5 में से 8 गया 4.5। तो 60a बराबर 4.5। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4.5/60। ये पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दी, 15×3 = 45, 15×4 = 60। तो 3/40। तो a की वैल्यू आ गई 3/40। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। तो इस सब को अभी मिटाते हैं हम, अब आगे करते हैं। ठीक है, इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगा है बट करने में इतना टाइम लगेगा नहीं है आपको। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा समझा के की हैं, वैसे इतना लेंदी 5 मिनट तक ये ले चुका है। शायद आज का पेपर लेंदी है काफ़ी। लेट्स सी। देखो अब हमारे पास क्या आ चुका है? 1/d। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 1/d 3/40 है, तो d बराबर 40/3 हो गया। और 1/u बराबर 1/5 है, तो u बराबर 5 हो गया। ठीक है, d बराबर क्या होता है? डाउन स्ट्रीम मतलब x + y। ये आपको कितना दे रखा है? 40/3। x - y ये आपको कितना दे दिया? 5 दे दिया। तो आपको निकालना है क्या? x की वैल्यू निकालनी है। इसको ख़त्म कर दो तो 2x बराबर कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 40 + 15, तो 55/3। ये 2 यहाँ से हटा के नीचे आ गया, तो 55/6। तो 6×9 = 1 यानी 6×1 = 9.1 के आसपास, तो 9 के आसपास तो यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 मिनट लग गया आपको समझाने में, बट शायद 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए। माध्य और बहुलक के बीच अंतर इतना है, अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके माध्य और माध्यक के बीच अंतर बताना है। माध्य, माध्यक, बहुलक दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोड होता है, मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन - 2 मीन होता है। ठीक है,
आपको माध्य और बहुलक के बीच का अंतर दे रखा है, तो मोड, सॉरी, माध्य और बहुलक, तो मीन माइनस मोड का अंतर आपको दे रखा है कितना, 87। तो आप मोड निकाल लो यहाँ से, तो मोड बराबर कितना आ जाएगा, मीन माइनस 87 आ जाएगा। ठीक है, तो मोड बराबर ये आ गया। पूछा क्या आपसे, माध्य और माध्यक का अंतर, तो बस माध्य और माध्यक के फॉर्म में आ गया। मोड की जगह पे ये रख दो, मीन -87 बराबर 3 मीडियन। ठीक है, -2 मीन, तो ये 2 मीन इधर आ जाएगा, तो ये 3 मीन हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 मीन इधर चला गया, खत्म। ठीक है, ये 3 मीन इधर आ जाएगा, 87 इधर चला जाएगा, तो ये 3 मीन इधर आ जाएगा, और ये 80 मीडियन, सॉरी, ये -3 मीडियन इधर आ गया, और ये 87 इधर चला गया। 3 इसमें कॉमन हो गया, मीन और मीडियन का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 87/3, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, तो 29 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। थोड़ा तेजी से चलेंगे ना, काफ़ी टाइम लग गया इस 10 क्वेश्चन में, 20 मिनट लग गए, बताओ। तो लेंदी पेपर है भाई अच्छा खासा। A² + B² + C² बराबर ये दे रखा है आपको, A³ + B³ + C³ का मान बताना है आपको। तो इसमें आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ये एक एक मान लेता हूँ, ABC को एक एक मानता हूँ, तो A² + B² + C² बराबर कितना हो जाएगा, AB इंटू BC इंटू ये हो गया, एक इंटू एक हो गया ये सब, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 बराबर 3 सेटिस्फाई कर गया। ABC को मैंने एक एक मान लिया, तीनों की वैल्यू एक एक मान ली, और ये सेटिस्फाई कर गया, तो इसकी वैल्यू एक, इसकी एक, और इसकी भी एक आ जाएगी, तो 3 हो जाएगा। तो 3 कहाँ पे है, 3 इंटू A इंटू B, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10-20 सेकंड का क्वेश्चन था ये, आइडेंटिटी से काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। ए और बी बिंदु एक्स से एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, बना लेते हैं ना। ए और बी बिंदु एक्स से एक साथ गाड़ी, तो एक्स है कोई यहाँ पे, और यहाँ से ए और बी एक साथ चलाना शुरू करते हैं और बिंदु वाई की ओर जाते हैं, तो एक्स से वाई की ओर जाना है इनको यहाँ पे। ठीक है, एक्स और वाई एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी ठीक है। ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर कम है, तो ए की गति बराबर है बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम। बी वाई तक पहुंचने के बाद, तो बी जो है वो वाई तक पहुंचने के बाद वापस लौटता है, और वाई से 12 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर ए से मिलता है। अच्छा, ऐसा सवाल है, बहुत आसान होते हैं सवाल। देखो, बी यहाँ तक गया पहले वाई तक, और फिर यहाँ से वापस लौट के भी आ रहा है, और यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, वाई से 12 किलोमीटर दूर, यानी कि इस डिस्टेंस पर 12 किलोमीटर दूर ए से मिलता है। यानी ए और बी एक समय पे चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं ए और बी, बट बी की स्पीड तेज है, तो वो जाता है और वापस भी आ रहा होता है, बट ए यहाँ पे मिल जाता है उसको। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 60 पूरा कर लिया, और ये 72। तो बी जितनी देर में 72 डिस्टेंस कवर करता है, उतनी देर में ए कितना चल पाता है यहाँ से यहाँ तक, यानी 60 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा, 48। तो बी 48, सॉरी, ए 48 डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। तो अगर मैं कहूँ कि इनकी जो रेशियो है ना, ये स्पीड मान लो आप इनकी, ऐसे स्पीड मान लो, बट इनके बीच का डिफरेंस तो 4 ही आना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको काटो अब। डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो 3 से 4 से काट दो। 4 एकम 4, और 3 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी, तो ये तो 6 आ गया डिफरेंस, तो 6 से काट दो। ठीक है, इसको 6 से काट दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, देखो आ गया ना डिफरेंस, 8 और 12, 4 का डिफरेंस आ गया। पूछा क्या है आपसे, एक ही गति, तो एक ही गति तो कम है ना, बी से कम है, तो 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए, एक की गति बी से 4 कम है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिजली का खंभा एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, तो भाई एक ऐसे कोई खंभा हो, एक सेकेंड, ऐसे बना ही देता हूँ मैं इसको। ये एक खंभा था, जो कि क्या हुआ, यहाँ से बीच में से ऐसे टूट गया, और ये ऐसे गिर गया होगा, है ना, गिर गया। फिर क्या बोला इसने कि यह 160 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये 160 डिग्री, सॉरी, ठीक है, ऐसे हो गए, और यहाँ पे इसने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। 60 डिग्री का कोण बनाता है कितनी दूरी पर, 160 मीटर की दूरी पर, 160 मीटर की दूरी पर गिरा है ना ऐसे टूट के, और ये
60 डिग्री का कोण बना दिया इसने, ठीक है। खंबे की शुरुआती ऊंचाई यानी कि ये प्लस ये बताना है आपको, जो ऊंचा था ना प्लस ये। तो देखो ये 60 डिग्री है, तो 1060 लंब बटा आधार होता है, तो इसको एक्स मान लो आप। एक्स अपॉन में 160 कितना हो जाएगा, √3। तो एक्स बराबर आ गया 160 √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 160 √3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इन दोनों को जोड़ देना है। तो आपको पता है लाल बटे का, तो लंब और कर्ण लेना है आपको, तो साइन थीटा ले लो। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन में 2, बराबर कितना दे रखा है, लंब बटे कर्ण कितना है, इसको आप ए मान लो, ठीक है। तो √3 को ये बना दिया, 160 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो में भी 160 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक है जी। आ गया 320। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 160 √3 प्लस 320 बराबर कितना आ जाएगा, 160 कॉमन आ गया, √3 प्लस 2, 16 दूनी 32, ठीक है। √3 प्लस 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताना है। अच्छा, ऐसे सवाल भी हैं भाई। देखो 800 रुपये कोई चीज़ खरीदी और 1100 रुपये में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये का प्रॉफिट 800 रुपये पर, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 3/8 का प्रॉफिट। और आपको पता है 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो 3/8 की वैल्यू क्या होती है, 37.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बराबर पी की पावर 1/2 दे रखा है, तो पी का मान बताना है। तो पहले इसको सॉल्व कर दो, फिर स्क्वायर कर देना। तो देखो 3 3 और 1 10/3 डिवाइडेड बाय साचिंग 22 और 45, तो इनटू कर दो 7/45, ठीक है। साचिंग 42 43 चलिए 45/7 है, तो उसको 7/45 कर दिया, इंटू 2 एकम 2 और 1 3/2, 7 21 और 1 22/7, ठीक है। 7 से ये 7 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, ये 11 बार गया, कितना आ गया 10 20 110 तो नहीं आ सकता, 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 निम 45, और कहीं कट रहा है कुछ, नहीं, 11 दूनी 22/9 आ गया। ये बराबर है पी की पावर 1/2, ठीक है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 अपॉन में 9 का स्क्वायर 484/81। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, किसी कुएं के चारों ओर पत्थर से बने मुंडेर का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः इतना इतना है, तो मुंडेर का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि कुआं है कोई, ऐसे करके एक कुआं बना हुआ है एक ऐसे, और इसके अंदर एक एक सेकेंड, एक ऐसे करके कुएं के अंदर ऐसे, ठीक है, मुंडेर बना हुआ है। ये अंदर कुआं है, ये पूरा कुआं है, और ये साइड में क्या है, मुंडेर बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये कह रहा है बाह्य और आंतरिक व्यास, व्यास दिया हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुंडेर का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल बताना है जो साइड में, तो आप बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो आपको करना क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेडियस निकालना है तो आधा करना पड़ेगा, तो पाई रेडियस कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 2 6 12, अरे सॉरी 2 5 10 आएगा, मैंने क्या लिख दिया यार, ये 2 5 10 2 6 12, ठीक है, -35, ठीक है। एक ये है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ए प्लस बी कर लो पहले, 36 और 56 और 35 कितना हो जाएगा, 6 5 11 9, तो 91 इंटू ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 21, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 22/7 इंटू ये 7 तिया 21, तो 22 तिया 66, 91 इंटू 66, 6 कम 6 9 6 54, तो 6 एक ही ऑप्शन में है, वैसे भी यूनिट डिजिट बाकी पूरा करना है तो आप पूरा कर लो, 6 5 6 6 4 10 5 4 9 और 1 10 6006, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे भी एक ही ऑप्शन में था, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समान राशि पर समान अवधि और समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है।
3 वर्षों में 5% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज जितना है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो कोई राशि 20 से 21 हो जा रही थी, फिर 20 से 21 हो जा रही थी, फिर 20 से 21 हो जा रही थी। कितने साल तक चला ये क्रम? ये 3 साल तक चला आपका। ठीक है, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 21 का क्यूब क्या होता है? 21 से कम 21, 84, 85, 86, 21 84 और 6, 90 और 2 92। ठीक है, ये आ गया आपका इसका क्यूब। इसने बोला क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो भाई 8,000 रुपये की राशि इतना हो जा रही है, तो ब्याज इस पे कितना मिल गया? 9,260 हो गया ना ये। अरे यार क्या लिख दिया मैंने? एक सेकंड, 61 होता है ना? ये 161 होगा शायद, है ना? 4 4 1, 21 एकम 21, 84 85 86 84 और 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9261। ठीक है, तो 8,000 से 9,200 यानी कि 1,261 इतने रुपए का ब्याज मिल गया आपको। बट एक्चुअली में ब्याज तो इतने का मिल रहा है। तो 3783 इतने यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है आपको, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 × 36, 6 × 18, 3 3 एकम 3 3 6 18, 3 से कट रहा है पूरा पूरा, 3 बार में जा रहा है ये। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। तो प्रिंसिपल आपका 8,000 था, तो कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24,000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल 24,000 आपका आ गया। तो आपको निकालना क्या है? समान राशि पर समान अवधि, यानी कि 3 साल के लिए और सेम रेट यानी कि 5%। तो एक साल में 5% मिलेगा साधारण ब्याज, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। तो इसका 24,000 का 15% आपको निकालना है। 0 से 0 खत्म। और 15 सीधा भी कर सकते थे वैसे इसको आप, बट कोई नहीं। 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30 और 6 = 36। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। x+y⁴ x−y⁴ का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है। तो इसमें आपको पता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है? B² बराबर AC होता है ना? ये होता है मध्यानुपाती। B की वैल्यू निकालनी होती है, और A और C ये दिए होते हैं आपको। बट A और C की मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप करिए वैल्यू पुट। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से मान लो। यहाँ पे 1 और 2 मान लो इसको, बट यहाँ माइनस में आ जाएगा। इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 1 मानो। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 3 9 81 हो गया। और ये A आ गया हमारा, और C कितना आ जाएगा? 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो B² बराबर आ गया आपका A × C कितना हो जाएगा? 81 × 1। तो B बराबर आ गया आपका √81 यानी कि 9। तो मध्यानुपाती 9 आना चाहिए। अब इन ऑप्शंस में भी पुट कर करके देख लो। जैसे x हमने क्या माना है? 2 माना है, तो 2 दूनी 4 -1, 3 × 3 = 9 = 27 आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 - 1 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा। x² 4 -1 3, 3 × 3 = 9, ऑप्शन नंबर C पुट कर गया। इतना आसान है ये, बस ऐसे करना था आपको। ठीक है, कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने बैठ जाओ कभी। दो वस्तुएं इतने रुपए प्रति बेची जाती हैं। एक वस्तु पर 60% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि हुई है। लेन देन में कुल हानि या कुल लाभ प्रतिशत क्या था, ये बताना है आपको। दो वस्तुएं 20,400 रुपये प्रति बेची गई, यानी कि दो वस्तुएं दोनों ही इतने रुपए में बेची गई हैं। एक पर 60% का लाभ हुआ है और दूसरी पर 15% की हानि हुई है। यानी एक 160% के बराबर है, एक 85% के बराबर है। इसको ऐसे मत करो, इसको और आसान तरीके से करो। देखो 60% का मतलब क्या होता है? देखो CP और SP देख लो आप। 60% का मतलब होता है 3/5। तो कोई चीज़ 5 रुपए की थी, तो वो मैंने 8 में बेची, तभी तो 60% का लाभ हुआ। पहली वस्तु पे तो 60% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 15% की हानि हुई। तो 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, 5 थी, 15 5, यानी 20 रुपए की कोई चीज़ थी और उसको हमने 17 रुपए में बेचा है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि भाई बेची तो मैंने दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर हैं, तो मेरे को समान मूल्य करना पड़ेगा इनका। तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से, इसको भी 17 से करना पड़ेगा, इसको भी 8 से करना पड़ेगा। तो नया CP कितना आ जाएगा? 17 पंजे 85, और ये 8 दूनी 16, 160, और ये कितना आ जाएगा? 17 अट्ठे 136, 136। ठीक है, बोल रहे कुल लाभ या हानि कितनी हुई है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका 85 था, इसका सेलिंग प्राइस इतना है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ इसमें? 85 से 136 पे बेची है इसने, तो 15
और 30, 40, 50 और 56 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो पहली वाली डील में क्या हुआ है, इसको 56 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, नहीं 46 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 8, 5, 13, 14, 46 का हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, ये हुआ है इसको 46 रुपये का प्रॉफिट, है ना। 85 गए तो इसमें कितना बच जाएगा, 1, 8, अरे शिट, 8, 5, 13, इतनी इजी इजी कैलकुलेशन में क्या हो रहा है भाई। 1, 8, 5, 13, 51 रुपये का हुआ है। 56 छप्पन 46 कुछ नहीं, 51 है। तो 51 रुपये का यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 160 रुपये की चीज़ 136 में बिकी, तो कितने का लॉस हो गया, 40, 50, 60, 24 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया, -24 रुपये हो गया यहाँ पे, प्लस 51 यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ था, 24 रुपये का यहाँ पे इसको लॉस हुआ है। तो ओवरऑल इसको प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ है, 51 का प्रॉफिट, 24 का लॉस, तो ओवरऑल क्या हो गया, 26 और 1, 27 का इसको प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल इसको 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, सिंपल है ना। और प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज आपको बताना है, तो परसेंटेज आप प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था टोटल, 5, 8, 6, 14, 245 रुपये था। तो 245 रुपये पर, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, 245 रुपये की चीज़ें थी, उस पर मुझे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा आपका, परसेंट आ जाएगा कितने परसेंट का हुआ। तो 5 चौक 20, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, तो 27 दूनी 54, 540/में 49, तो अप्रॉक्स में आएगा ना। तो 49 एकम 49, 5 बचा 50 जाएगा, 49 एकम 49, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 11 पॉइंट समथिंग, उसमें भी 0.0 समथिंग आएगा, तो 11 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि उधार दी गई धनराशि से 360 अधिक है। 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि जो होती है उधार दी गई धनराशि से 360 अधिक हो जाती है। तो उधार दी गई धनराशि बतानी है। देखो 25% पर दी गई 6 वर्षों के लिए, तो एक साल में 25% का ब्याज मिल रहा था, तो 6 वर्षों में 150% का ब्याज हो गया। जो राशि थी अगर वो 100% थी, तो उसका ब्याज ही केवल 150% हो जाएगा, उस पर ब्याज ही 150% मिल जाएगा, यानी कि राशि प्लस उस राशि का आधा ब्याज के रूप में मिलेगा। उसने कहा कि जो ब्याज था ना 6 वर्षों का ब्याज, वो उधार दी गई धनराशि से 360 अधिक था। तो ब्याज जो है वो कितना है, 150% है, यानी कि उधार दी गई धनराशि 100% थी प्लस 50% ये था एक्स्ट्रा। तो 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स्ट्रा कितना मिला उसको 360। अगर 50% की वैल्यू 360 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 दूनी 72। उधार दी गई धनराशि पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पेपर थोड़ा लेंदी लग रहा है ना, तेजी से चलते हैं। एक ट्रक का मूल्य 17% कम हो गया और अब इसका मूल्य इतने रुपए है, तो वास्तविक मूल्य क्या था, 17% कम हो गया, तो कितने प्रतिशत बचा, 83% बचा। तो 3332,948 जो है ये 83% का वैल्यू है ना। इंटू 100% का आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसको काटें, तो डायरेक्ट 83 से काटना पड़ेगा आपको। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 4 अट्टे 32 और 1 33, तो ये 4 में जाएगा, है ना। उसके बाद एक बचेगा तो 12 बन जाएगा, कट नहीं पाएगा 0, तो 40 से शुरुआत होगी, तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आगे तो 2 0 बढ़ानी है बस। एक ही ऑप्शन 40 से शुरू हो रहा है, काटो ही मत इसको पूरा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 और 18 घंटे भर सकते हैं। तो ए जो है वो 12 घंटे में और बी जो है वो 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी तरह भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी जो है वो खाली करता है और 8 घंटे में वो खाली कर देता है, ठीक है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 18 पंजे 90 और 18 चौक 72 कर लो, 8 नहीं 72, 8 नहीं 72, 18 चौक 72, 12 6 72, ठीक है। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं भाई, 10 काम करते हैं। इनको 4.5 घंटे के लिए खोल दिया गया, 4.5 घंटे में कितना कर देंगे, 4 घंटे में 40 प्लस आधे घंटे में 5, तो 45 काम इन्होंने कर दिया। इस 45 काम को खाली करना है सी को, और सी 1 घंटे में 9 काम करता है, तो 5 घंटे में इसको खाली कर देगा। 9 पंजे 45, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने 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 और इसकी माध्यिका बतानी है आपको। तो माध्यिका आप सभी को पता है, पहले अरेंज करिए इसको।
और अरेंज करने के बाद जो बीच में आता है वो माध्यिका होती है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, 11 मतलब 5 इधर 5 इधर, तो बीच में सिक्स आएगा। तो अरेंज करके सिक्स नंबर का निकालना है आपको, तो अरेंज करिए। सबसे छोटा कौन सा है? तो 11, फिर 18, एक से शुरू तो और नहीं हो रहा ना कोई, नहीं, दो से शुरू हो रहा है ये, 27, 27, उसके बाद कितना है, 30, 30, 34, 34, 35, 35 के बाद क्या आएगा? कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, सिक्स नंबर पर क्या आ गया, 35 आ गया, खत्म काम। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन वस्तुओं की औसत कीमत इतनी है, उनकी कीमतें इतने इतने के अनुपात में, तो सबसे महंगी वस्तु बतानी है, तो उनकी कीमतें इस अनुपात में, और एवरेज इतना दे रखा है, तो इसका एवरेज निकाल लो। मान लो कि यही है इनकी कीमत, तो 11 9 20 और 7 27। तीन वस्तुओं की कीमत 27 है, तो एवरेज कितना आ गया, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है आपको, और निकालना क्या है आपको, सबसे महंगी यानी 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कर दो। ये जो है 9 यूनिट की वैल्यू, तो 9 से भाग दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 11 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9 एकम 9, 5 इधर गया, 9 6 54, 9 पंजे 45, 7 इधर गया, 9 8 72, 9 पंजे 45, तो 11 पंजे 55, 88 89 90 और 3 93, 11 पंजे 55, 5 60 और 4 64, 11 कम 11 और 6 17, 17 435। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, यदि प्रथम 12 प्रेक्षणों का माध्य इतना, अंतिम 12 का इतना, तो 12वां प्रेक्षण बताना है आपको। देखो भाई, सारे प्रेक्षण जो है ना, इनका माध्य है 36, ठीक है। शुरू के 12 का कितना है, 32 है। तो आप ये बताइए, ये 36 से कितना कम है, 4 कम है, यानी 12 संख्याएं हैं और 4 4 कम है, तो टोटल कितने की कमी होगी इसमें, 48 की कमी है इसमें। इसका भी 32 होना चाहिए था ना माध्य, तो जब सबका 36 है सबका, तो इसका भी 36 होना चाहिए था, बट इसका तो 32 है, तो हमने कहा 4 कम है 12 में, यानी 48 की कमी है। अगले 12 का 39 है, 36 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और कितने पे, 12 पे, यानी कि प्लस इसमें 36 एक्स्ट्रा है। तो ओवरऑल इनमें क्या है, ओवरऑल इसमें 12 की कमी है ना। तो जो 12 की कमी है किसकी वजह से, देखो 23 थे और यहाँ पे 24 है, यानी कि एक एक्स्ट्रा है, तो बीच वाला जो होगा वो 12वां जो है वो 2 बार जोड़ा गया है, तो 12वां ही एवरेज से 12 कम है, तो एवरेज एक्चुअल में कितनी है, 36 है, इससे 12 कम कितना हो जाएगा, 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में कोण ए का माप 30 डिग्री है, तो ए के पूरक कोण की माप माप क्या होगी। पूरक कोण आपको पता है, जिनका योग 90 डिग्री होता है, उसको आप पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये 30 है, तो इसमें क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए, 60 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय और दर बराबर होने पर 1000 रुपये का साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाता है, वार्षिक दर और समय बताना। बहुत आसान सवाल। 160 रुपये ब्याज मिल रहा है मेरे को 1000 रुपये पर, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 100 रुपये पे 16 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी कि 16% ब्याज मिल रहा है मेरे को। तो कब मिलेगा, जब 4% हो और 4 ही वर्ष हो, वार्षिक दर और समय बराबर है, तभी तो 16% मिलेगा, 4 4 16, है ना। बाकी समय 16% नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सीजीएल वगैरह में भी आते रहते हैं सवाल, आसान सवाल है। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी 12 दिन में काम को कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो पहले एफिशिएंसी निकाल लो, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, एक साथ शुरू करते हैं काम करना, भाई एक साथ काम करना शुरू किया, एक काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 10 दिन पहले इसने किसने, ए ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ 10 दिन तक बी ने ही काम किया, केवल 10 दिन तक खाली बी ने काम किया, क्योंकि ए तो काम छोड़ चुका है ना। तो बी 10 दिन में कितना काम कर देगा, ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ए अकेला 4 काम कर रहा है, तो बी एक काम करता है एक दिन में। अगर बी एक दिन में एक काम करता है, तो 10 दिन में 10 काम इसने कर दिया होगा, टोटल काम तो 60 है, यानी इन दोनों ने यहाँ पे ए प्लस बी जो मिलके काम किया था इससे पहले, वो 50 काम किया होगा इन्होंने, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। बोला ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया, ए और बी ने मिलकर 50 काम किया था, और मिलकर ए और बी 5 काम कर सकते हैं एक साथ, तो 10 दिन तक इन्होंने 50 काम कर दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत में थोड़े से लेंदी लेंदी थे, आगे तो आसान आसान सवाल आ रहे हैं अब।
चरण और रजत का वेतन इतने अनुपात में है, प्रत्येक के वेतन में इतने रुपए की वृद्धि होती है, नया अनुपात इतना बन जाता है। तो चरण का प्रारंभिक वेतन देखो, चरण और रजत 5:4 में इनका वेतन था, 3-3 हज़ार रुपए की वृद्धि हो गई भाई, 3-3 हज़ार रुपए इनके वेतन में बढ़ गए, दोनों के वेतन में। और रेशियो कितना हो गया, 6:5। देखो यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3,000। ठीक है। तो चरण का प्रारंभिक वेतन कितना है, 5 यूनिट, तो 5 दिया, 15, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप इतना है, यदि शंकु की ऊंचाई इतनी है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट में R+L, ये तो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। आधार का परिमाप दे रखा है, आधार क्या होता है आपको पता है, आधार होता है सर्कुलर इसका। ठीक है। तो आधार सर्कुलर होता है, इसका परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। ये बराबर 88 है, तो आर कितनी हो जाएगी, 88। पाई इधर आ गया तो 22/7 का 7/22 हो गया, ये 2 नीचे आ गया, तो 22 × 4 = 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो आर बराबर आ गया आपकी 14। और एल हमें चाहिए, तो देखो रेडियस आपकी 14 आ गई और ऊंचाई आपकी दे रखी है 48। तो इसका रेशियो में कन्वर्ट करो तो 2×7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, बट उसका डबल डबल दे रखा है, तो ट्रिपलेट के मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होते हैं। तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48 और 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, बट इसमें डबल दे रखा है ट्रिपलेट का, 7 का 14, 24 का 48, तो 25 का 50 हो जाएगा। तो एल आ गई आपके 50, ये 50 आ गई आपकी, निकाल दो अब चलो। 22/7 इंटू आर कितना है 14, आर प्लस एल कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सीधा इसको अरे शिट, 64 ही लिख देते ना इसको सीधा, इंटू 64। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, तो 4 × 4 = 16, एक ही यूनिट डिजिट में 16 है, बस खत्म काम, मैं आगे कर ही नहीं हूँ कैलकुलेशन। 16 यूनिट डिजिट आएगा और केवल एक ही में 16 आ रहा है बस। चलिए, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो कितना आसान सवाल दे दिया, शुरू में ही थे थोड़े अच्छे अच्छे डिटेल्ड, थोड़ा मतलब लेंदी, हल्के से लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। 80 वस्तुओं का सीपी बराबर है 50 वस्तुओं के एसपी के, लाभ प्रतिशत पूछा। देखो 0 से 0 खत्म, जिसके सामने जो होता है उसकी वो वैल्यू होती है। तो सीपी कितना 5 और एसपी कितना है 8, यानी 5 रुपए की चीज़ आपने 8 रुपए में बेची है, तो 3 रुपए का लाभ हुआ। सीपी कितना था 5, तो 3/5 होता है, 60% के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मैथ्स खत्म हो गई हमारी, समझाते समझाते देखो 45 मिनट हो गए 30 क्वेश्चन में। हालांकि काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया, इस वजह से हो गया टाइम इतना। चलिए, फॉल्स को इस तरह से लिखा जा रहा है, चॉइस को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो फॉल्स को कैसे लिखा जा रहा है भाई, एफ को क्या लिखा जा रहा है, पहले फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक देखना है आपको। तो एफ को 21 लिखा जा रहा है, तो 6 को 21 कैसे लिख सकते हैं, अपोजिट है इसका। ठीक है। ए को क्या लिखा जा रहा है, ए का अपोजिट नहीं है, ए में +3 कर दिया। ठीक है। एल कितना होता है 12, अब 12 का 15 अपोजिट भी होता है, +3 भी है। एस में क्या किया है, एस होता है आपका 19, 19 का 8 लिख दिया, यानी कि अपोजिट कर दिया। ई में +3 कर दिया। ओके, ई में +3 क्यों किया है, और एस का अपोजिट है, एल का अपोजिट भी हो सकता है, एफ का अपोजिट है, यानी कि इसने क्या किया है, वॉवेल में क्या कर दिया भाई, +3 किया है, और कॉन्सोनेंट में क्या किया इसने, अपोजिट किया है। समझ पाए बात को, बहुत अच्छा सवाल। बाकी इतना कुछ हवाबाजी, मतलब हवाबाजी कह रहा हूँ, इतना कुछ वो नहीं था सवाल में। क्या करना है भाई इसमें, वॉवेल में +3 और इसमें कॉन्सोनेंट में अपोजिट करना है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा 24, इसका अपोजिट 8 का अपोजिट क्या होगा 19, ओ वॉवेल हो गया तो इसका 3 हो जाएगा 18। और ऑप्शन चेक करो ना पहले, 24 19, 24 19 केवल एक ऑप्शन में, लो खत्म, है ना। उसके बाद चेक कर लो, चाहे 9 आई है तो आई 9 होता है, 9 में 3 जुड़ जाएगा 12 हो जाएगा। सी का अपोजिट हो जाएगा 24, ई का अपोजिट हो जाएगा, ई वॉवेल है तो इसमें 3 जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा, खत्म काम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विवोकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। लो आराम से कर दो, क्या दिक्कत है, लो इक्विवोकल, तो व्यवस्थित कर दो इसको, ए बी सी, ये एल है ना, BCD, डी तो है ही नहीं इसमें यार, इक्वी वोकल, ABCD ये ओ है, ABCDE
FGHIJKLMNOPQRSTU। क्या छूट गया? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU और V। ठीक है, ठीक है। इक्विवोकल। अब इसमें किसकी स्थिति अपरिवर्तित रही है ये आपको बताना। तो ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये आई है ना, तो आई आई एक हो गया। ये भी नहीं। ओ है दो हो गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो दो हैं इसमें जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया भाई। तो क्या करना है? एस इज इक्वल टू वाई, वाई डब्ल्यू है क्या? वाई और डब्ल्यू दिख रहा है, बताओ ये मेरे को। वी है क्या? एस इज इक्वल टू वी है क्या ये? तो एस से वी की तरफ जाना है आपको, ठीक है। तो एस से वी की तरफ, लेकिन इक्वल का साइन होना चाहिए। देखो एस से टी की तरफ भी नहीं जा सकता मैं तो ये तो कंक्लूजन ही गलत हो गया। अब वी से एस की तरफ जाना है आपको, तो वी से एस की तरफ जाना है। वी से यू, यू से टी, टी से एस। देखो जा तो सकते हो आप, बट ये कंक्लूजन गलत होगा। क्यों? जब ऐसा साइन हो ना, तो रास्ते में कम से कम एक जगह पे ऐसा साइन आपका होना चाहिए, खाली ऐसा साइन। इक्वल में भी जा सकते हो आप इधर, बट कहीं पे भी इसके नीचे ना डोर हट नहीं रहा। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। कम से कम एक जगह पे आपके इसके नीचे से जो है वो साइन नहीं होना चाहिए था, डोर नहीं होना चाहिए था, ये हटा हुआ होना चाहिए था कम से कम एक जगह। पूरे रास्ते में कम से कम एक जगह पे हटा हुआ होना चाहिए था। ठीक है। इनइक्वालिटी का ये नियम कहता है। तो दोनों गलत हो गए। ठीक है। तो ना एक और ना ही, अच्छा ये इसमें इधर और भी हो सकता है क्या? यहाँ पे या तो एक या तो दो दे रखा है। जैसे ही आपको दिखे ना कि दोनों गलत हैं और इधर और का केस दिख जाए, तो तुरंत वेरीफाई करो। इधर और का केस कैसे लगता है भाई? तीन शर्तें। पहली चीज तो दोनों एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एस बी ठीक है। दूसरी चीज, बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत होने चाहिए। दोनों गलत हैं, बिल्कुल सही। और तीसरा, इक्वल के साथ कोई ना कोई एक पेयर होना चाहिए दूसरा साइन का। तो एक इक्वल है और एक दूसरा साइन ये है, तो तीनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसमें इधर और का केस लगेगा। इक्वल वाले साइन के साथ दूसरा कोई भी एक साइन का पेयर होना चाहिए, बट एक इक्वल टू जरूर होना चाहिए। खत्म काम, इधर और का केस लग गया। समझ पाए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंप को इसने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, तो बताओ फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन पहले, फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखना आपको। तो एल से बी, तो 12 से 2 प्लस माइनस का 10 हो जाएगा। ए से एन, तो 14। 1 से 14, पहले माइनस का 10, फिर प्लस का 13, फिर माइनस, फिर यहाँ पे तो प्लस का माइनस का 10 नहीं हो रहा लेकिन। तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो लिंक नहीं बन रहा, तो फर्स्ट से लास्ट का देख लो। एल एम एन ओ पी क्यू, 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या? 5 प्लस एल एम एन ओ, तो 3 ही प्लस हो रहा है। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैंने आपको हमेशा बताया, जब फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन ना दिखे, तो आपको करना क्या है? उसके बाद रैंडम चेक करना है कि रैंडम तो नहीं है, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है, और उसके बाद फिर पैटर्न चेक करना है। ठीक है। तो अब देखो रैंडम तो नहीं है इसमें, एल की जगह बी लिख दिया, तो अब यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? कॉमन ही नहीं है कुछ। एम है, एम सॉरी, एम को पी लिखा हुआ है, यहाँ पे एम को एम लिखा हुआ है, तो यानी कि रैंडम भी नहीं है। तो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के के एल एम एन एन, एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ तो नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है। तो बट हो सकता है इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के प्लस माइनस किया गया हो। तो देखो ए का अपोजिट, ए का +1 हो गया बी, और ये एन किसका हो सकता है? एम का +1 एन, पी का +1 क्यू हो गया, और एल का +1 एम हो गया। यानी कि इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वगैरह में प्लस माइनस किया हुआ है इसको। ठीक है। एम का एन हो गया +1, ओ का पी हो गया, ओ का पी हो गया, एन का ओ हो गया, बिल्कुल सही। सबके +1 दे रखे हैं, तो बस देख लो भाई, सबके +1 दे रखे हैं। अब इसको अरेंज कैसे किया गया है? ए बी सी डी एफ जे के एल एम एन ओ पी क्यू। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं किया गया ऐसे, लेकिन ए बी सी डी ए एम एन एल एम, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं लगाया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार इनका सबका +1। तो एम का +1 एन, ए का बी, आर का एस, एस का टी, तो एन बी एस टी, एन बी एस टी ये नहीं हो सकता। एन
नहीं हो सकता। NBST ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सबका प्लस वन दे रखा है। लो, बहुत अच्छा सवाल था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग भी अच्छी खासी दे रखी है क्या आज भाई? चलो भाई, फर्स्ट से फर्स्ट फिर फर्स्ट से लास्ट जल्दी करेंगे। पी का एच काफ़ी दूर हो जाएगा, तो लास्ट में देखो PQRS, ठीक है। RSTU, IJKL, IJKL, VWXY, ABCD, TUVW, EFGH, सब में प्लस वन प्लस थ्री का रखा है। तो एस में प्लस थ्री करेंगे तो क्या आएगा? STUV, तो वी आएगा, ये ऑप्शन खत्म। IJKL, एल आएगा, ठीक है। GHIJ, जे आएगा। उसके बाद NOPQ, तो क्यू आएगा, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। एस और यू के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो हो सकता है एस इधर बैठा हो, एक दो तीन, यू ऐसे बैठा हो, और या फिर यू यहाँ बैठा हो, एक दो तीन, एस यहाँ बैठा हो, ठीक है। ठीक है। एस किसी कोने पर नहीं बैठा है, यानी कि एस के इधर जरूर कोई ना कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जरूर कोई ना कोई होना चाहिए। आर यू के निकटतम बाएं बैठा है, तो यू के निकटतम बाएं आर यहाँ पे बैठा है, यू के निकटतम बाएं आर यहाँ बैठा है। टोटल कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो ये वाली तो कंडीशन गलत हो गई, सात हो गई इसमें, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये वाली सही है, ठीक है। एस किसी कोने पर नहीं बैठा, ठीक है। आर यू के निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है। क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, तो एस और टी के बीच में कौन बैठा है? क्यू बैठा है। पंक्ति में बाएं कोने पे कौन है? यहाँ पे कौन है जो बच गया? वो रहेगा। तो यू तो हो चुका, पी नहीं हुआ, क्यू हो गया, टी हो गया, तो पी जो है वो बाएं कोने पे बैठा होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर की तरफ मुंह। एफ पंक्ति के किसी एक सिरे के दाएं से सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। सिरे से दूसरे स्थान पे, अगर इधर सिरा हो तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, अगर इधर सिरा हो तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। एफ और जी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो एक दो तीन, ये जी एफ के बीच में तीन आ गए, तो एक दो तीन, ये जी और एफ के बीच में तीन आ गए, ठीक है। ठीक है। एन जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एन जो जी के दाएं से, एक और दो, एक और दो, ठीक है। कितने? आठ है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः, छः है इसमें, ठीक है। एन के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही ओ के बाएं बैठे हैं, तो एन के दाएं यहाँ जीरो है, तो ओ के बाएं यहाँ जीरो होंगे, ठीक है। अब एन के यहाँ पे दाएं कितने? एक दो तीन। यहाँ पे कंफर्म करना तो भाई मुश्किल है। यहाँ पे एन के दाएं और ओ के बाएं, एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ओ और एस के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ओ यहाँ पे, एस यहाँ पे, इसके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे है क्या कहीं? नहीं। वाई एस के बाएं से किसी एक स्थान पर बैठा है, वाई जो है वो एस के बाएं से है, यानी कि यहाँ बैठा है। टी जेड के दाईं और किसी एक स्थान पर बैठा है, टी जो है वो जेड के दाईं ओर, तो जेड यहाँ होगा और टी यहाँ होगा, ठीक है। जेड के बाएं कितने व्यक्ति हैं? जेड के बाएं एक दो तीन चार, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। एच से ओ, ओ से वी, वी से सी, काफ़ी ज़्यादा का गैप है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख लो इसको। एच 8 होता है, ओ 15 होता है, ये 22 होता है, ये 3 होता है, तो 8 7 15, 7 22 और 7, यानी 4 और 3, सब में प्लस 7 7 हो रहा है, तो इसमें प्लस 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 10, यानी कि जे आएगा, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद एस से एल, एस से एल, एस 19 होता है, एल कितना होता है? 12 होता है, ई कितना होता है? 5 होता है, एक्स कितना होता है? 24 होता है। तो -7, -7, और यहाँ पे भी -7 हो रहा है, तो इसमें -7 करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 17, ठीक है। तो 17 कितना आएगा? क्यू आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा? तो ABCDE आएगा शुरुआत में, ठीक है। फिर Z से W, WXYZ, देखिए WXYZ। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे लास्ट वाले में और इसमें भी अलग ही अलग है वैसे तो दोनों, बट लास्ट वाले में ना प्लस हो रहा है, तो प्लस करना आसान होता है माइनस की तुलना में। तो ए से डी, तो ABCD +3, डी से आई, DEFGHI, तो +3 +5, और आई से पी, तो 9 से 16, तो +7, 3 5 7, अब +9 हो जाएगा, तो 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 से 15 25, तो 25 क्या होता है? वाई होता है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
11 20 ये सब है। तो वैसे तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बट गैप देखें इसका या फिर मल्टीप्लाई, तो 20 दूनी 40, 11 दूनी 22, -2 +3 86 प्लस हो जाएगा 18 -9। गैप ही देख लेते हैं, +9 और यहाँ पे +13 और 23 है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 5 +51। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +87 और 6 93। यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 200 300 136 और 13 149 प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है भाई, 5 5 5 में से 3 3 6 गए तो कितना बचा, 6 9 और 6 15, 3 या 1 2 219। यहाँ पे प्लस हो रहा है 219। तो देखें भाई क्या है डिफरेंस, का डिफरेंस देखें तो कितना है, 10 20 14 हो गया यहाँ पे। इनका कितना है, 8 9 10 11 और 4 में से 2 गया 2, तो 14 और 28। ठीक है, यहाँ पे कितना है भाई, 2 और 9 में से 5 गया 4, 14 नहीं 28, 14 से 42, 14 चौका 56 है क्या यहाँ पे, 56 6 3 9 9 5 14, बिल्कुल सही 56 है यहाँ पे। 14 पंजे 70, यहाँ पे 70 है क्या, 9 7 4 11, बिल्कुल 14 पंजे 70, 14 6 84। तो अब इसमें 84 प्लस हो जाएगा 219 में, 84 प्लस करेंगे तो 9 और 4 13, 8 9 10, 303 प्लस हो जाएगा इसमें, तो 303 प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 और 3 858। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, अगेन 12 से +2 +6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +14 और यहाँ पे +30 40 और 6 26 हो गया है ना। यहाँ कितना हो गया, 2 और 4 6, 6 और 8 14 और यहाँ 14 28 12, 4 8 12 और 16 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 6 12 4, तो 42 इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 102। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान आसान से सवाल है। रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुंह करके दौड़ना शुरू करता है, तो भाई दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ मुंह करता है और दौड़ता चला जाता है, 20 मीटर दौड़ता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ा और 30 मीटर दौड़ रहा है, फिर 30 मीटर दौड़ रहा है। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ता है और 70 मीटर दौड़ता है, तो दाएं बाएं मुड़ता है और 70 मीटर, तो 20 तो ये और 50 और आगे चला जाता है। ठीक है, 70 मीटर दौड़ गया। फिर अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर, तो बाएं मुड़ा ऐसे और 30 मीटर यहाँ पे आ गया। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में, यानी कि इसके संदर्भ में रविश की वर्तमान स्थिति क्या है, उत्तर में 50 मीटर है ना, ये 50 ही तो है इसके विजुअल डिस्टेंस, तो उत्तर में 50 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजॉय बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है, तो ए से इसने ड्राइव करना शुरू किया और 11 किलोमीटर पूर्व, तो 11 किलोमीटर इसने पूर्व की तरफ ड्राइव कर दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा, दाएं बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर ड्राइव किया इसने। ठीक है, पुनः वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर, यानी कि 11 से कम थोड़ा सा 7 किलोमीटर इसने ड्राइव कर दिया। ठीक है, और 13 किलोमीटर 7 किलोमीटर ड्राइव किया, उसके बाद वो बाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 5 चल दिया इसने, उसके बाद ये 8 भी चल दिया इसने। ठीक है, 13 किलोमीटर ड्राइव कर दिया इसने। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ के इधर की साइड आ गया, ये 4 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ पूरा कितना था, 11 था, तो ये 7 हो गया, तो ये 4 हो गया, यानी इसके जस्ट सामने आ गया यहाँ पे 4 किलोमीटर। ठीक है, और बी पर रुकता है, तो बी पे रुक गया ये। बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा, तो बी से ए तक पहुंचने के लिए उत्तर की तरफ इसको चलना होगा कितना, 8 किलोमीटर, तो उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा बताना है। तो फर्स्ट से फर्स्ट फिर फर्स्ट से लास्ट चेक करेंगे, तो ई से जी, ई एफ जी +2, डी ई एफ +2, यू वी डब्ल्यू +2, सी का सी लिख दिया, ए का ए, टी का टी लिख दिया, आई जे के ओ पी क्यू एन ओ पी, यानी कि बीच वाले जो 3 है ना उनको चेंज नहीं किया इसमें, देखें एक बार, बीच के 3 हो गए ये वाले एफ ई एस, इसको चेंज नहीं किया, यानी बीच के 3 चेंज नहीं होने चाहिए, बाकी आगे पीछे के 3 3 चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है, यू एल टी, बीच के 3 देख लो पहले, डब्ल्यू एल टी
WULT, यहाँ पे ULT है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ULT है एक ही ऑप्शन में जिसमें बीच के 3 चेंज नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ और भी कुछ चेक करना है क्या? कुछ नहीं चेक करना। 6 मित्र हैं भाई, PQRSTU, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे हैं भाई। वृत्ताकार मेज आ गई अपनी ये। ठीक है, 6 मित्र हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। S Q का पड़ोसी है। ठीक है, S और Q पड़ोसी है। ठीक है, Q R के दाईं ओर से तीसरे स्थान, तो R के दाईं ओर से तीसरे स्थान 1 2 3 कौन है यहाँ? Q है। Q P का पड़ोसी नहीं है, तो P इसके अगल बगल नहीं होगा, या तो P यहाँ हो सकता है या तो P यहाँ हो सकता है। ठीक है, T P के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर P यहाँ बैठा होता तो इसके बाईं ओर कौन बैठता? यहाँ पे T बैठता। अगर P यहाँ बैठा होता तो इसके बाईं ओर R बैठ जाएगा, यानी कि P यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि P के बाईं ओर तो कौन बैठा है? T बैठा है। ठीक है, और और कुछ रह गया? S और Q पड़ोसी है, तो Q का पड़ोसी S आ गया, एक व्यक्ति रह गया, वो यहाँ बैठ जाएगा। पूछा गया है टी के दाईं ओर से गिनने पर, टी के दाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो टी और आर के बीच में एक ही व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कूट भाषा है और इसमें ये एन का आर से संबंध, तो एन कहाँ पे यहाँ और आर कहाँ है यहाँ, तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। एन का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, तो एन क्या है भाई? पत्नी है किसकी? पी की, तो पी पति हो गए। माइनस का मतलब क्या? ए बी का पिता है। तो ए बी का पिता है, तो ये पिता है किसका? क्यू का पिता है ये। प्लस का मतलब क्या? ए बी की माता है, तो क्यू जो है वो माता है किसकी? टी की माता है। इनटू का मतलब क्या है? ए बी का भाई है, तो टी जो है वो भाई है किसका? आर का। एन का आर से संबंध, आर से क्या संबंध है? आर की माता की माता, तो माता की माता कौन होती है? नानी होती है। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद एक चिन्ह आता है? तो अक्षर को देखना है, अगल बगल उसके चिन्ह होना चाहिए, सिंपल। तो अक्षर 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 अक्षर, ये रहा एक हो गया, ये अगल बगल चिन्ह होना चाहिए। अगल बगल, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बस, और तो नहीं है ना? अक्षर के अगल बगल चिन्ह होने चाहिए। तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 ये है ना? 5 से ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं वैसे भी। चलिए, ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो देखें भाई, लास्ट वाले पेज से चेक करना शुरू करेंगे। WXYZ+3, GHIJKL 2 4 5 + 5, RSTUV, M से R से M, काफ़ी ज़्यादा है इसमें तो कहीं और से चेक करना शुरू करो। शुरुआत वाले पेड़ को देख लो, RST+2, BCD+2, MNO+2, GHI+2। ठीक है भाई, अब इस वाले पेड़ को चेक कर लो, TUVW+3, DEFG+3, OPQR+3, IJ। देखो आई से जे में क्या है? +1 हो रहा है बस, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया। ऐसे एक एक पेयर को चेक कर लिया करो, बस खत्म काम। अगेन इसमें भी ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो देखो लास्ट वाले पेयर से शुरू करेंगे। ABCD, सॉरी ए से नहीं भाई, काफ़ी लंबा हो जाएगा। W से करो, WXYZA, XYZA। ठीक है, 4 हो गया। YZABC, 4 हो गया। ZABC, 3 हो गया। GHIJK, सब में +4 है, इसमें +3 है लास्ट वाले पेयर में, तो ये ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी चट्टाने पत्थर हैं, तो भाई सारी जो चट्टाने हैं, चट्टाने, सारी चट्टाने क्या है? पत्थर है। ठीक है, अरे सॉरी, पर्वत है भाई, पर्वत। सारी चट्टाने पर्वत है, सभी चट्टाने पर्वत हैं। ठीक है, सभी पत्थर कंकड़ हैं, तो पत्थर और कंकड़ तो इनसे संबंधित नहीं है, तो थोड़ा आगे बढ़ो। कुछ कंकड़ पर्वत हैं, तो कुछ कंकड़ जो है वो पर्वत हैं, तो इसमें से कुछ कंकड़ हैं पर्वत। ठीक है, सभी पत्थर कंकड़ हैं, तो सारे पत्थर इसके अंदर आ जाएंगे भाई। ठीक है, कुछ चट्टाने पत्थर हैं, तो कुछ चट्टाने पत्थर हैं क्या? पत्थर और चट्टान का कोई डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है क्या? नहीं, तो गलत हो गया। कोई कंकड़ चट्टाने नहीं है, तो कोई कंकड़ चट्टाने नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं दे रखा। हो सकता है चट्टाने अगर इधर होती तो कंकड़ में हो जाती, तो ये भी कनेक्ट सही नहीं है। जब कुछ और कोई दिखाई देता है तो चेक करना है कि इधर और का केस तो नहीं है। चट्टान और पत्थर, कंकड़ और चट्टान नहीं, सेम एलिमेंट होना चाहिए था। इट मीन्स कि दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी गलत, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ एल एम है, तो कुछ एल एम है।
कोई एन एम नहीं है, तो कोई भी एन जो है वो एम नहीं है, एन एम नहीं है, ठीक है। कुछ एन एल है, तो कुछ एन एल है क्या, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कोई एम एल नहीं है, तो कोई एम एल नहीं है, बिल्कुल है, ये भी गलत हो गया। लो भाई, इसका भी दोनों कथन गलत है। कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक को ऐसे लिखा जा रहा है, होटल को ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको बताने कैसे लिखा जाएगा। जब मैं इसको देख रहा हूँ दोनों को, तो मुझे लग रहा है कि ये सेम ही आगे पीछे करके लिख दिए गए हैं, है ना। सेम एलिमेंट दिख रहे, सेम अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, इसमें भी सेम अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। तो कैसे आगे पीछे किया गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया भाई इसको, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब लगाना हो ना, तो लगाओ मत, सीधा ऑप्शन से चेक करो कौन सा ऑप्शन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो पी क्यू आर एस बाद में आएंगे, ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी पहले, टी बाद में आता है इससे, तो ओ पहले आएगा, आर से, ये भी गलत, ओ पी क्यू आर एस टी, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, बस ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन, शर्त दे रखी है, कौन सी शर्त फॉलो करी देख लो। यदि पहला तत्व सम संख्या है, तो तत्व कहाँ लिखा है, प्रश्न ये रहा। तो पहला तत्व सम संख्या बिल्कुल, और अंतिम तत्व भी सम संख्या, तो अंतिम तत्व सम संख्या नहीं है, तो ये शर्त फॉलो नहीं कर रही है। यदि दूसरा तत्व सम संख्या है, तो दूसरा तत्व सम संख्या नहीं, विषम संख्या, ये भी गलत। यदि चौथा तत्व एक प्रतीक है, तो एक दो तीन चार चौथा प्रतीक है, और छठा पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, छठा भी एक प्रतीक है, तो इन दोनों तत्वों को एन के रूप में कोटिबद्ध करना है, ठीक है। तो चौथे और छठे को एन बना देना है बस, ठीक है। चौथे और छठे को एन बनाना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं है, कोई सा ऑप्शन गलत है क्या। चौथा छठा, चौथा छठा, चौथा ये छठा होगा ना, चार पाँच छः, चार पाँच छः, चार पाँच छः, चार पाँच छः, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि चौथा और छठा एन होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो अब देखना है आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से, तो देखिए भाई क्या है। तो आठ और पाँच, आठ को क्या लिखा जा रहा है, ए लिखा जा रहा है, तो शुरुआत में ए आएगा, तो भाई सेकंड और फोर्थ बचा, फर्स्ट वाला भी खत्म हो गया। उसके बाद फाइव को क्या लिखा जा रहा है, डी लिखा जा रहा है, तो ए के बाद डी आएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन और उसकी बहन शिखा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। एक परीक्षा में रमन की रैंक नीचे से 11वीं है, तो नीचे से भाई 11वीं रैंक है किसकी, रमन की, ठीक है। उस परीक्षा में शिखा की रैंक ऊपर से पहली है, शिखा फर्स्ट प्लेस पर है भाई, कौन, शिखा। यदि रमन और शिखा के बीच रैंक करने वाले 11 छात्र हैं, तो इनके बीच में 11 छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो नीचे से ये 11वां है, ये पहली है, तो इनके बीच में 11 और हैं, तो 11 ये, 11 ये 22 और एक ये 23, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ से यहाँ तक 11 ये हो गए, 11 ये 22 और एक ऊपर ये 23, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतिक अपनी कक्षा में शीर्ष से छठे स्थान पर है, तो शीर्ष से छठे स्थान पर कौन है, ऋतिक है सिक्स्थ स्थान पर, ठीक है। जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर है, अक्षय 18वें स्थान पर है नीचे से, ठीक है। यदि उनकी स्थितियों को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि बदल दिया, यहाँ पे कौन आ गया, अक्षय आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, ऋतिक आ गया, ठीक है। तो अक्षय का स्थान नीचे से 15वां हो गया, अब ये नीचे से 15वें स्थान हो गया, ये वाला स्थान जो नीचे से 15th हो गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी, देखो ये वाला स्थान ऊपर से तो छठा है, नीचे से 15वां, यानी कि इसके ऊपर 5 बच्चे और हैं, तो 15 में 5 जोड़ा कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, सिंपल सवाल है ये कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, उन प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है। प्रतीक देखने हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर है, प्रतीक ठीक पहले संख्या बाद में अक्षर, प्रतीक पहले संख्या बाद में अक्षर, ठीक है। पहले संख्या बाद में अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर नहीं, और कोई तो दिख नहीं रहा, एक ही दिख रहा है बस, प्रतीक के पहले संख्या फिर बाद में अक्षर, संख्या अक्षर नहीं है, संख्या अक्षर नहीं है, संख्या अक्षर नहीं, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर, संख्या अक्षर नहीं, तो केवल एक ही पेयर ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ABCDE एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल 1 और इसके ऊपर मंजिल 2 ऐसे है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, बी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो बी या तो यहाँ रहता है या तो यहाँ रहता है। कौन? बी। ठीक है, लेकिन मंजिल संख्या 4 पर नहीं रहता। अगर बी 4 पर नहीं रहता तो केवल 2 पे ही रह सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बी रहता है। ठीक है, सी ए के ठीक नीचे और एक सम संख्या वाली सम मंजिल पर रहता है, तो ए की सम बची। कौन? ये सी जो है ए के ठीक नीचे और सम संख्या पे है, तो सी ए के ठीक नीचे और सम संख्या पे है। ठीक है, डी के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो डी के नीचे केवल 2 व्यक्ति, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ई के ऊपर कितने सदस्य रहते हैं? तो ई यहाँ पे आ गया और ई के ऊपर 1 2 3 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 व्यक्ति हैं, एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों में यात्रा करते हैं, यानी जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में। 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, जनवरी अच्छा फरवरी भी है भाई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, क्यू फरवरी में यात्रा करता है, तो यहाँ पे क्यू यात्रा करता है। क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। क्यू यहाँ पे, तो पी ऊपर नहीं हो सकता, पी यहाँ होगा। और क्यू और पी के बीच में एक व्यक्ति यात्रा करता है। ठीक है, टी और आर के बीच केवल 3 लोग यात्रा करते हैं। टी और आर के बीच में 3 लोग यात्रा करते हैं, तो या तो टी यहाँ होगा, आर यहाँ होगा, या टी यहाँ, आर यहाँ होगा। ठीक है, सॉरी भाई, गला खराब हो रहा है थोड़ा। आर पी के बाद किसी आर पी के बाद महीने आर पी के बाद के महीने में यात्रा करता है। आर जो पी के बाद, यानी कि यहाँ पे आएगा आर, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। उनमें से कौन मई के महीने में यात्रा करता है? मई में कौन यात्रा कर रहा है? आर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब अलग अलग 6 इमारतों पर रहते हैं। निचली संख्या 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वाई डी और सी के मंजिलों के बीच की मंजिल पर रहता है। बी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन मंजिल 6 पर नहीं रहता। तो या तो बी यहाँ पर रहेगा या तो बी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ठीक है। जेड सबसे निचली मंजिल पर रहता है, तो जेड तो भाई सबसे निचली पर रहता है। ठीक है, डी बी के ठीक ऊपर रहता है, तो बी के ठीक ऊपर रहता है डी, तो बी यहाँ पे या तो यहाँ पे है। वाई डी और सी के बीच में रहता है। अगर बी यहाँ बैठा दें तो डी बी के ठीक ऊपर आ गया। और इसने बोला है कि वाई जो डी और सी के बीच में है, तो डी यहाँ पे है तो सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर बी यहाँ पे है तो डी बी के ठीक ऊपर यहाँ पे आ गया। और डी और सी के बीच में वाई रहता है, तो डी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे आ जाएगा। इनके बीच में तो बी बचेगा, तो ऐसे नहीं बैठ सकते। बी यहाँ बैठेगा, इसके ठीक ऊपर डी बैठेगा, और डी और सी के बीच में कौन आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर की मंजिल पे कौन रहता है? जो बचा वो रहेगा ना। तो वाई जेड ए बी सी डी, तो ए बी सी डी वाई जेड, ए बचा तो ए रहेगा सबसे ऊपर की मंजिल पर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 2 साइन बदलने हैं और इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो डिवाइड और माइनस, तो माइनस की जगह डिवाइड लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 27 प्लस 39, डिवाइड की जगह माइनस 67 × 3, 3 7 21, 3 6 18 19 20, तो माइनस ये आ गया कितना? 40 50 60 और 8 68, तो इसमें से 68 गया, कितना बचा? 9 10 11 3 बचेगा 3, 133 माइनस का बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। लो भाई, मैथ्स और रीजनिंग हो चुकी है। काफ़ी टाइम लग गया मैथ और रीजनिंग में। 15 मिनट मैंने बोला था आपको बचाना है, अभी भी ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास बचा हुआ है। करते हैं चलो। 2025 में लैटिन अमेरिका का कौन सा देश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के बाहर निकलने वाला पहला देश बना? हम्म, ये आया तो था शायद किसी मॉक में। आई थिंक ये शायद किसी मॉक में आया हुआ है ऑलरेडी। शायद अर्जेंटीना था, आई एम नॉट श्योर, बाकी मॉक में आया हुआ है शायद किसी में। ठीक है, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कांडला, तो भाई गुजरात में। पारादीप इधर है, तूतीकोरिन, हल्दिया। तो कांडला जो है वो कहाँ पे है भाई? अपना गुजरात में। तो ये पूर्वी तट पे कैसे हो सकता है?
अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका है? अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो छोटे वाले न्यायालय होते हैं वो क्या करते हैं? दीवानी और फौजदारी प्रकृति के मामलों पर विचार करना, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकारों की बहाली हेतु रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, बस 226 और 32 के तहत। निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों पर अपील, जब ये खुद ही निचली अदालत है तो ये कैसे काम कर सकते हैं? किसी भी अदालत से मामलों को अपने पास ले आना नहीं सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों को कौन से कालक्रम सही है इनका? तो सबसे पहले कौन आया था भाई? गयासुद्दीन तुगलक आया था, तो ये खत्म ये खत्म। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया था, तो ये वाला खत्म, ये सही है। फिर फिरोज शाह तुगलक, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी अपने उद्गम स्थान के साथ गलत सुमेलित है? महानदी अ, मध्य उच्च भूमि से निकलती है ये, सिहावा के पास है ना, सिहावा पर्वत से ही शायद। सतलुज नदी डल झील से है, ये तो गलत है भाई। सतलुज नदी तो राक्षस ताल से निकलती है ना, और डल झील इधर है, सतलुज शायद इधर से निकलती है, तो ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीजीआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भाई? बी आर गवई, ऑप्शन नंबर सी। ये मेरे एग्जाम में आया था सेम, ग्रेजुएशन वाले लेवल में आया था, सेम क्वेश्चन आया था ये मेरे एग्जाम में। उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध गुप्त काल के दशावतार मंदिर, काफी फेमस है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। दशावतार मंदिर कहाँ पे है भाई? ये है आपका यूपी में देवगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूछा भी गया, काफी फेमस है ये। कौन सा किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? बिहुला महोत्सव, बिहुला, बिहू असम का है, बिहुला, तो ये इधर की साइड का ही कहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे चलो। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? ये तो बहुत आसान सवाल है, हाइड्रोजन होता है, सबको पता होना चाहिए। तंजौर तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में कौन से भगवान को समर्पित है ये मंदिर? आप सबको पता होगा, बहुत आसान सवाल, काफी बार आ चुका है, शिव जी को। ठीक है, राज राजा फर्स्ट, पता होना चाहिए। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, डूरंड कप आपको याद रखना है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? ये भी किसी मॉक में आया हुआ सेम सवाल, बट मॉक का एनालिसिस हो नहीं पा रहा है आजकल, टाइम मिल नहीं पा रहा है आपके चक्कर में। कौन आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? मिस्र था या फिर यूएई था शायद, यूएई के साथ जाते हैं, देख लेंगे चलो बाद में, है ना। हिंदू विकास दर शब्द किसने दिया जो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न विकास दर अवधि को संदर्भित करता है? हिंदू विकास दर किसने दे दिया भाई? नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर में कौन सा इकाई डेटा को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी होता है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहा जाता है? कौन होता है भाई? अपना सीपीयू। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन किसको कहते हैं? अपना सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अनुसूची आदिवासी मामलों के लिए ग्राम परिषदों और न्यायालयों के निर्माण की अनुमति देती है? तो आदिवासी जो एसटी वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति के जो वर्ग होते हैं, उनके लिए पांचवी और छठी जो अनुसूचियाँ होती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आपने देखा होगा लद्दाख में भी इशू चल रहा था, सिक्स शेड्यूल में आने की बात कर रहे थे, तो जो सिक्स शेड्यूल है ना, उसमें मेन चीज़ यही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है? पट्टचित्र शैली, पट्टचित्र कहाँ की है भाई? पट्टचित्र साउथ की होनी चाहिए, नाम जैसा लग रहा पट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी प्रिया महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जब महापात्र आया था ना, तो ये कहाँ की होती है? ओडिसी की होती हैं। ठीक है, महापात्र आपको पता है सारी, जो सरनेम वाले लोग हैं जैसे केलूचरण महापात्र वगैरह, वो सब ओडिसी के ही हैं।
बानू मुश्ताक का कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 के अंतर्राष्ट्रीय ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, टाइम बहुत कम है, तेजी से चलते हैं ना। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अरावली पर्वत से स्पर्श नहीं करता? हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब। दिल्ली और गुजरात तो अरावली से स्पर्श करते हैं, हरियाणा और पंजाब में से कौन नहीं करता? पंजाब थोड़ा ऊपर है, शायद पंजाब नहीं करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। CaOCl2, CaOCl2 किसको कहते हैं आप? वॉशिंग सोडा या फिर ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं CaOCl2। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं साइंस के जो नहीं भी आपको साइंस आती तब भी रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि पूछे ही जाते हैं। किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई? गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कब कर दी गई थी? हम्म इसके तो बाद हुई थी, ये तो हो नहीं सकता। इसके पहले हुई थी, है ना? 1675-89, आई थिंक 75 में हुई थी। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ पा रहा है, इसका ईयर याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। मेरा भी रिवीजन काफ़ी समय से हुआ नहीं है अभी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी कितनी बार आ चुका सवाल? कपिल देव जी की ये बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनजातीय आंदोलनों की प्रतिक्रिया के साथ निम्नलिखित में से किस विद्रोह के कारण 1903 के काश्तकारी अधिनियम में खुंट कट्टी प्रणाली को स्वीकार किया गया? शायद ये यूपीएससी में भी ऐसा आया हुआ है, शायद ये शब्द प्रीलिम्स में शायद आया हुआ है ना, 1903 में। वैसे भी काश्तकारी अधिनियम किसके लिए आया था? जो मुंडा विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा जी ने जो नेतृत्व किया था जिस विद्रोह का, उसके बाद ही आया था। और वैसे भी 1900 के आसपास यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? मिश्रित कृषि मृदा अपरदन से बचाती है, वेदिका भी बचाती है। ये स्थानांतरित कृषि क्या होता है? वहाँ पे जाके जला जला के कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पे मृदा जो होती है वो अपरदित हो जाती है, क्योंकि वृक्षों को जला देते हैं। संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान अजलान शाह कप, बहुत इजी, हॉकी से रिलेटेड है, काफी बार पूछा जा चुका है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब कल भी जो हमने मॉक लगाया था सेम क्वेश्चन आया था। मुंबई इंडियंस ने जीता है किसका? WPL का। और आरसीबी ने जीता है IPL का। ठीक है। MS एक्सेल में डैश रो और कॉलम का संग्रह है जो अक्षरों और संख्याओं को संग्रहित करता है। रो और कॉलम का संग्रह को हम क्या कहते हैं MS एक्सेल में? वर्कबुक, वर्कशीट, फाइल, रिकॉर्ड। वर्कशीट कहते हैं ना MS एक्सेल में, तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया? आयरिश आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया था? टॉप पे जाना है तो एंड तो नहीं होना चाहिए ना, होम होम होना चाहिए, कंट्रोल या ऑल्ट, कंट्रोल होम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? वृद्धावस्था के लिए कौन सी? आयुष्मान तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए है। श्रम योगी, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति भी नहीं हो सकती, तो इन दोनों में से एक होनी चाहिए ना, सुरक्षा बीमा। वृद्धावस्था के लिए तो वो भी असंगठित श्रमिकों के लिए तो श्रम योगी काफी फेमस है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन धारा आयोग बना था? आप सभी को पता होगा, 53 में फिर 56 में कर दिया गया था, 7वां संविधान संशोधन किया गया था। आसान सा सवाल, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। श्री राम पोट्टी करके उनके उनका जो अनशन किया था उन्होंने, उनकी देहांत हो गया था उनका। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर करंट अफेयर क्वेश्चन है। यूएन UNCSW के 69th सत्र में किसने भाग लिया? एक्सक्यूज मी, UNCSW के 69 सत्र में किसने भाग लिया? भाई ये सेम क्वेश्चन मेरे ग्रेजुएशन वाले लेवल में आया था, जो कि मैंने गलत किया था। इसका सही आंसर था अन्नपूर्णा देवी, आई थिंक यही था। ये सेम क्वेश्चन मेरे उसमें आया था शिफ्ट में, ग्रेजुएशन वाली में। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने के दौरान किस शहर में आयोजित किया था? नाट्यांजलि, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अत्यधिक वर्षा नहीं, संकर बीजों का उपयोग, जल की कम उपलब्धता। शुष्क भूमि जो होती है वहाँ पे जल ही तो कम उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है भाई, 2 मिनट है, आगे बढ़। अच्छा, 4 ही तो क्वेश्चन है। किस शासक ने त्रिधातु सिक्का प्रणाली, ये सबको पता होना चाहिए। त्रिधातु काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। तो त्रिधातु सिक्का किसने बनाया था? त्रिधातु सिक्का प्रणाली नहीं नहीं, शेरशाह सूरी ने तो बनाई थी ना। अकबर ने बनाई, नहीं नहीं, सूरी ने बनाई थी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये कितनी बार पूछा चुका, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है छोटी मोटी क्लास में, तब भी आपको पता होना चाहिए। जो डार्विन है, इनकी पुस्तक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, उनकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? स्पीशीज वाली, क्या नाम था उसका? हाँ, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तख्ते बाही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तख्ते बाही शिलालेख, पता नहीं यार क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? लेखा परीक्षा कौन होता है? क्या होता है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थी? महिला थी एक। महिला थी या पुरुष थी? वो नाम महिला जैसा था, पुरमा। हाँ, यही थी। ये फैक्ट, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, ये पहले भी शायद पूछा जा चुका है किसी ना किसी मॉक में। चलिए भी, ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 4 हमने स्किप किए हैं, तो जीके जीएस का भी ठीक रहा पोर्शन। मैथ और रीजनिंग तो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, अच्छा लेवल था इसका, ठीक है। मैथ रीजनिंग का अच्छा लेवल था। बाकी टाइम से पहले ही सबमिट कर देते हैं, 20 सेकंड रह गई हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सेक्शन वाइज आपने इतना इतना स्कोर स्कोर कह रहा हूँ, अटेम्प्ट किया है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। जीके जीएस भी ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग में तो गलत होना नहीं चाहिए, बट इसके बावजूद हमारे नए 5 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जीके जीएस में ही गलत हुए होंगे। मैथ्स और रीजनिंग में तो ना के बराबर चांस है कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली सारे क्वेश्चन ही कर ही दिए थे हमने, कुछ ऐसा नहीं था जिसमें फंसे हूँ। जीके जीएस में शायद 5 गलत हुए हैं हमारे, और 91 हमारे करेक्ट हुए हैं, 89 पॉइंट समथिंग स्कोर है, अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरी एक बात को आप बहुत ध्यान से समझो। मैथ प्लस रीजनिंग यहाँ पे क्या थी? कैलकुलेटिव थी। अब यहाँ पे मैथ रीजनिंग कैलकुलेटिव थी, बट फिर भी आप तो इसको कर पा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना आप कर नहीं पाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, बट आप कर पा रहे थे। अब सेम अगर मैं देखूं, अभी मैंने पिछले 1-2 दिनों में जो हमने वो लगाए थे डेली प्रैक्टिस सेट, उसमें मैथ प्लस रीजनिंग जो थी बहुत हलवा थी, है ना, हलवा थी बहुत। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं तो स्कोर कर ही रहा था, हम तो स्कोर कर रहे थे, सब लोग बाकी सब भी स्कोर कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, बाकी सब भी इजी इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अब जीके जीएस में जो नहीं स्कोर कर पा रहा था, वही पीछे हो जा रहा था। जिसके थोड़े बहुत भी जीके जीएस में हल्के से ज़्यादा हो गए, तो वो पीछे हो गए, वो थोड़ा आगे हो जाएगा बहुतों से, है ना। तो उसमें क्या होता है, मैथ रीजनिंग सब कर देते हैं, तो उसमें मैथ रीजनिंग का कोई कंपटीशन ही नहीं रहता। इसीलिए जब मैथ प्लस रीजनिंग अगर कैलकुलेटिव आती है ना, तो उसमें आपको खुश होना है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं, सब बच्चे उसको ऐसा नहीं होगा कि सब कर पाएंगे, बट आपने अगर अच्छी तैयारी की है, तो उसमें आपको ईजी पेपर नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आप ये मत चाहो कि आपकी शिफ्ट में बहुत इजी आ जाए मैथ्स रीजनिंग के। आप कहोगे नहीं, बढ़िया आने चाहिए, कैलकुलेटिव आने चाहिए, मैं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। जब मैं कर पा रहा हूँ तो क्या दिक्कत है ना। इससे क्या होगा भाई, जो वो बच्चे जिनका मतलब, अब किसी बच्चे का नुकसान तो नहीं, बट हाँ, जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जो केवल इजी इजी क्वेश्चन कर पाते हैं, वो हो सकता है कि कैलकुलेटिव में वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन में वो फंसे, तो वहाँ पे आपको एज मिलेगा थोड़ा सा। समझ पा रहे हो बात को? तो इसीलिए इससे घबराना नहीं है कि पेपर टफ आ रहा है या पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन आ रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली मैथ और रीजनिंग में आपको पता है कि आप कर जाओगे, अगर मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी है, तो ईजी क्यों दे रहे हो, अच्छे क्वेश्चन दो, है ना। ईजी देंगे तो सभी कर लेंगे, उसको क्या दिक्कत है उसमें। तो इसीलिए इससे घबराना नहीं, मैथ रीजनिंग कैसी भी हो। अब देखो मैथ रीजनिंग में उसमें हो रहा था, बट हमारा स्कोर कितना आ रहा था, 88 समथिंग कुछ आ रहा था स्कोर, पिछले उसमें आया था जो, है ना। मैथ रीजनिंग तो इतनी ईजी थी, उसको करने के बाद भी इससे कम स्कोर था, जबकि इसमें मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसमें, इसलिए आप ये ना सोचा करें कि पेपर आसान आ जाए या फिर कैलकुलेटिव आ गया, तो ठीक है, सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा मॉक टेस्ट, जिसका स्कोर हमारा ये रहा, ठीक है। 5 हमारे गलत हुए, और मोस्ट प्रोबेबली 99.99% चांस यही है कि सारे जीके जीएस में गलत हुए हैं हमारे, है ना। और 91 हमारे करेक्ट हुए हैं।
तो ये था भाई आज का मॉक टेस्ट। बाकी अच्छा लेवल था मॉक टेस्ट, ये ऐसा था कि आपको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।